गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल ऑन अख्तर एकेडमी। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, इससे पहले हमने कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस का सीरीज़ ख़त्म कर दिया है। अब हम बात करेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो सेम प्लेन से पास हो रहे होंगे बट सेम पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं या सेम पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे होंगे, उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो यहाँ पे जो हम कवर करेंगे दैट इज़ मोमेंट, और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोमेंट, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है, एक एक टॉपिक जो है हम फील करके पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ मोमेंट और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। जनरली हम मोमेंट ऑफ अ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में देखिए सबसे पहले देखते हैं अपन मोमेंट का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टर्निंग और रोटेशनल effect produced by a force। मतलब किसी फोर्स के द्वारा अगर रोटेशनल या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मोमेंट। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम दिखाते हैं। मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, हमने क्या बोला? मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके अबाउट? जिस पॉइंट के अबाउट अपन मोमेंट ले रहे हैं। तो हम मोमेंट किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के अबाउट लेते हैं, तो हमने दिखा दिया लेट अस से पॉइंट इज ओ, तो हमने दिखा दिया मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमारे पास लेट अस से आई हैव अ कैंटिलीवर बीम जिसका लेंथ जो है L है। ठीक है, हमने एक L लेंथ का एक कैंटिलीवर बीम माना, इस पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया और दैट इज F, और ये जो है F और L के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ अगर मुझे मोमेंट निकालना होगा, मोमेंट का मतलब जैसे मैं इस कैंटिलीवर बीम पे ये परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये कैंटिलीवर बीम का पोजिशन कैसा होगा? ये होगा। क्लॉकवाइज इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने ये लगाया और यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या करेगा? क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, या टर्न रोटेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, या इसको टर्न करने की कोशिश करेगा। तो यही है टर्निंग और रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, इसी को हम बोलते हैं मोमेंट। अब मोमेंट या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो क्लॉकवाइज, ये क्लॉक हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, हम बाद में बात करेंगे इसमें। तो ठीक है, ये है हमारा मोमेंट। हमने लिख दिया मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब, और ये पॉइंट है O, मतलब ये जो फोर्स है और L के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होना चाहिए, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ही हम मोमेंट ले रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे ये कैलेंडर अपन हैंग करते हैं, तो ये देखिए यहाँ से अगर ये मोमेंट का मतलब है, समझिए ये पॉइंट हमने हैंग कर दिया, फिक्स कर दिया, यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं तो कैलेंडर ऐसे ऐसे रोटेट होता है ना। तो यही है, इसी को हम बोलते हैं मोमेंट। अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो फोर्स है, हमने फोर्स का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं मोमेंट कैलकुलेट करके। सपोज कि हमने यही फोर्स थोड़ा सा इस डायरेक्शन में लगा दिया, मतलब ये जो एंगल एक्ट कर रहा है दैट इज 60 डिग्री। अब अगर हम बोलते हैं मोमेंट आप फाइंड आउट कीजिए, तो आप बोलेंगे मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू F इंटू L। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है, डिस्टेंस भी L है, लेकिन अब डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री, और ये एंगल कितना बन रहा है? 120 डिग्री, है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फिर बोलेंगे सर इसको कैसे बनाएं? तो अपन इसको क्या करेंगे, या तो हम फोर्स को रिजॉल्व कर लें, क्योंकि देखिए ये जो फोर्स है, देखिए हमेशा याद रखना है फोर्स का रेजोल्यूशन जो करना है एक्स और वाई एक्सिस में। ये रोटेट भी हो सकता है लेकिन हमेशा दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे। तो देखिए ये जो फोर्स है 60 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90, तो हमेशा 90 याद रखना है।
इसका यदि 60 पे एक्ट कर रहा है तो इसका एक्स एक्सिस पे भी इफेक्ट होगा, इसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा वाई एक्सिस पे। तो इसका अगर एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट निकालें तो आपको पता है एफ कॉस 60, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस और जस्ट परपेंडिकुलर साइन, तो ये हो गया एफ साइन 60। तो अब जो है यहाँ पे अगर मोमेंट हम लिखना चाहें तो क्या होगा, मोमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू, ये देखिए एफ साइन 60 जो है सिर्फ ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जो है एफ कॉस 60 ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस करने की, पुश करने की कोशिश करेगा। तो हम लिख रहे हैं मोमेंट इज इक्वल टू एफ साइन 60 इंटू लेंथ। ये देखिए ये जो फोर्स है इसके बीच का एंगल कितना आ गया 90, और ये जो फोर्स है एफ कॉस 60, अगर हम सपोज एफ कॉस 60 लिखें भी तो ये एफ कॉस 60 कहां से पास हो रहा है, इसी पॉइंट से पास हो रहा है। देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ कॉस 60 इज एट पॉइंट O। तो जिस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से अगर यहां से अगर कहीं से पास होता तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता, यहां से कहीं से पास होता तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो यहां से इसके वजह से कोई भी मोमेंट नहीं आएगा। या अभी हम देख भी सकते हैं, जब ये ऐसे लगाएंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन यहां से अगर ऐसे हम यहां फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स लगाते हैं, तो क्या करेगा, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। कभी भी टर्निंग ऐसा या ऐसा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश ये नहीं करेगा, तो ये मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हमने लिख दिया ये हो गया मोमेंट। क्लियर हो गया। अब सेकेंड, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम ये फोर्सेस को रिजॉल्व ना करके दूसरा हमारे पास एक और तरीका है। ये हमारे पास 60 डिग्री पे एक्ट कर रहा था फोर्स, हमने क्या किया कि यार चलो इसको अपन रिजॉल्व ना करो, यहां से इस फोर्स को आगे अपन ने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और यहां से इस पॉइंट O से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये हो गया 90 डिग्री और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये L इसके साथ क्या आएगा cos 60, मतलब ये हो गया L cos 60, और ये वाला लेंथ कितना होगा L sin 60। ये पूरा L था, यहां से यहां तक L है, तो ये कितना हो जाएगा L sin 60 और ये L cos 60। अब ये देखिए ये जो है फोर्स यही F है, तो यहां से हम लिख सकते हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू F इंटू L sin 60। ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin 60, तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं F sin 60 इंटू L। देखिए फिर से यही आ गया। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, या तो आप परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए या फोर्सेस को परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लीजिए, तो दोनों केसेस में वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा मोमेंट। अच्छा, तो मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट फोर्स किससे मेजर किया जाएगा, न्यूटन में, और लेंथ जो है मीटर में, तो ये हो गया न्यूटन मीटर, और इसको हम जूल भी बोलेंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर और जूल, ये याद रखना है। अब थोड़ा सा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से ड्राइव करते हैं। जैसे सपोज की मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई, मोमेंट इज इक्वल टू हो गया कांस्टेंट, तो क्या होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से ऐसा बोल सकते हैं अपन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जैसे जैसे लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी या वाइस वर्सा। देखिए हम यहाँ पे एक एनालिसिस क्या करने वाले हैं, सपोज कि हमारे पास कैंटिलीवर बीम था, इसको रोटेट करने के लिए या टर्न करने के लिए 20 न्यूटन मीटर की जरूरत पड़ रही थी मुझे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने फोर्स लगाया F इज इक्वल टू 10, और ये जो लेंथ है मैंने मान लिया 1 है, तो ये कितना आ गया 10 न्यूटन मीटर। तो अब ये तो रोटेट होगा नहीं, क्योंकि ये हमें रिक्वायरमेंट कितनी है 20 का, लेकिन हम लगा रहे हैं कितना 10, मतलब एक बच्चा है इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, वो जो 10 न्यूटन ही लगा पा रहा है, सीधी सी बात ये है। अब हम अगर मुझे 20 न्यूटन चाहिए तो क्या करेंगे, रोटेट नहीं होगा, तो हम बच्चे की ताकत को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर देखा लेंथ अगर बढ़ा दूं तो लेंथ हमने कर दिया कितना 2, तो ये कितना हो गया 20 न्यूटन मीटर। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी तो उसी फोर्स में आप उसको रोटेट कर पाएंगे। अब इसका एग्जांपल समझिए कैसे, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू घटती जाएगी। जैसे अगर हमने क्या किया, अगर लेंथ 3 मीटर कर दिया तो 20 लाने के लिए हमें कितना चाहिए
7 समथिंग, मतलब फोर्सेस बढ़ गया। अगर लेंथ 4 मीटर कर दिया तो हमें कितना लगाना पड़ेगा, 5 न्यूटन ही। ऐसे समझिए जैसे हमारे पास एक लकड़ी है, छोटा सा लकड़ी होता है या छोटा सा कोई रॉड होता है, उसको तोड़ने के लिए या बेंड करने के लिए अगर इतना छोटा ऐसे अगर बेंड करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि फोर्स तो हम ही लगा रहे हैं लेकिन लेंथ क्या है, बहुत कम है। जब लेंथ कम है तो टर्निंग मोमेंट जो होगा या टर्निंग इफेक्ट होगा वो कम होगा। सपोज अब इसको मैंने बड़ा कर दिया, ये बड़ा कर दिया, इसलिए इसको तोड़ लेंगे, क्योंकि अभी ताकत हमारा कांस्टेंट है। इससे पहले वाले में भी ताकत हम लगा रहे थे, अभी भी हम ही लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने लेंथ की वैल्यू बढ़ाया ये इजिली टूट जाता है। ठीक है, इसका लेबर में प्रॉब्लम है। जैसे अब नट बोल्ट अपन ओपन करते हैं तो वहाँ भी हर जगह आपको देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मोमेंट। टाइप ऑफ मोमेंट, तो मोमेंट के दो टाइप होते हैं जनरली। फर्स्ट वन इज क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट, एंड सेकेंड इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट का मतलब इफ द टेंडेंसी ऑफ फोर्स इज टू रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, मतलब अगर हमारे पास ये कैंटिलीवर बीम फिर से हमने मान लिया और ये F लगा दिया और ये कैंटिलीवर बीम का लेंथ था L, अब ये क्या करेगा, क्लॉक की डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में इस बीम को रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का मतलब इफ द effect of force is to rotate in opposite direction of clock then it is known as anti clockwise direction। मतलब हमने F फोर्स अप्लाई किया और जो कैंटिलीवर बीम का जो लेंथ था वो L था, और ये जो फोर्स होगा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा फोर्स जो बीम को घड़ी के उल्टे दिशा में या किसी ऑब्जेक्ट को घड़ी के उल्टे दिशा में रोटेट करने की कोशिश करें तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो हम जनरली क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लेके चल रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव। क्लॉकवाइज मोमेंट हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। अब ऐसा नहीं है, किसी किसी टेक्स्ट बुक में ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग साइन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट मतलब मोमेंट को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिजिकल मीनिंग क्या है। सपोज कि हमारे पास एक फोर्स P है, हमने मान लिया एक फोर्स P है जिसको हमने लाइन AB से दिखा दिया। सिंस P इज अ वेक्टर क्वांटिटी हम उसको AB से दिखा सकते हैं, और एक पॉइंट हमने मान लिया कोई O यहाँ से, उसके अबाउट मुझे मोमेंट लेना है, क्योंकि मोमेंट लेना है तो कोई एक पॉइंट अपने को मानना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर दिया जिसको हमने बोल दिया परपेंडिकुलर, इसको हमने बोल दिया M। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस O को A से मिला दिया, पहले एंड से मिला दिया, और इसी O को हम दूसरे एंड से हमने मिला दिया। अब मुझे मोमेंट लेना है O के अबाउट, तो हम मोमेंट ले रहे हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू क्या होगा, ये P और P से जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, मैंने मान लिया ये है L, या हमने OM ही रहने दिया, तो मोमेंट कितना हो गया, P फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज OM। अब हम P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम AB से, तो लिख सकते हैं AB इंटू OM। ठीक है, अब इसमें हम ऐसा कर सकते हैं 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई, इसको हम कर सकते हैं AB इंटू OM। मोमेंट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, ये हो गया AB इंटू OM। ठीक है, अब ये AB इंटू OM जो हो गया, ये अगर ट्रिएंगल OAB में हम देखें, ट्रिएंगल OAB, तो ये क्या हो गया 1/2 AB इंटू OM। तो AB इंटू OM क्या हो गया, ये एरिया ऑफ ट्रिएंगल हो गया,
ए बी इंटू ओ एम, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोमेंट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रिएंगल, मतलब जिस फोर्स के बीच से या जिस फोर्स से ट्रिएंगल क्रिएट होगा उस ट्रिएंगल के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका मोमेंट आ जाएगा। मतलब यहां से कॉन्सेप्ट निकल के क्या आया कि अगर सपोज कि हमारे पास कोई फोर्स P है, उसका मोमेंट निकालना है, तो एक तो फॉर्मूला है मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया मोमेंट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रिएंगल, मतलब जो फोर्स है उस फोर्स से जो ट्रिएंगल बनने वाला है उस पॉइंट के बीच में, उस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मोमेंट आ जाएगा। सपोज हमारे पास कोई एक फोर्स F है, इस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट लेना है। अब बोलेंगे सर यहाँ परपेंडिकुलर क्यों लिए, क्योंकि हमने अपने कन्वेंट के हिसाब से लिया। अब हम दूसरा फोर्स मान रहे हैं, कोई हमारे पास F है फोर्स और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, तो ये फोर्स को यहाँ से ऐसे मिला दीजिए और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को भी उसी पॉइंट से मिला दीजिए, तो ये ट्रायंगल बन गया। और ये ट्रायंगल जो होगा ये पॉइंट O है, तो यहां से क्या होगा 2 इंटू इस ट्रायंगल का एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मोमेंट कितना है आ जाएगा। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट और यही प्रिंसिपल हम यूज करेंगे वेरिगनेंस थ्योरम में, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जिस फोर्स से बनने वाला ट्रायंगल होगा उसी ट्रायंगल का एरिया से हम मल्टीप्लाई करेंगे। So the next topic is principle of moment. Principle of moment है ना, आघूर्ण के सिद्धांत। तो principle of moment states that if a body is in rotational equilibrium under the action of a number of forces, then sum of clockwise moment and anti-clockwise moment is equal, or we can say sum of moment of all the forces will be 0. Sum of moment of all the forces will be 0. मीन्स अगर कोई बॉडी है उस पे नंबर ऑफ फोर्सेस एट ए टाइम लग रहे हैं, तो और बॉडी किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ना, या टर्निंग इक्विलिब्रियम में है, तो उस कंडीशन में जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल। जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या है, एक बॉडी अपन मान लेते हैं, ये जो बॉडी है सपोज लेट अस से वी हैव अ बॉडी, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट से कोई एक फोर्स, देखिए हमारे पास एक फोर्स हमने मान लिया इस डायरेक्शन में F1 पास हो रहा है और ये x डिस्टेंस पे है या x1 डिस्टेंस पे है, और दूसरा फोर्स जो है यहाँ से ऐसे F2 पास हो रहा है, दैट इज एट x3 डिस्टेंस, सॉरी x2 डिस्टेंस, और एक फोर्स हमने मान लिया इधर से F3 है दैट, और ये पास हो रहा है कितने डिस्टेंस पे, x3 डिस्टेंस पे। तो अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये है कि हम देखिए F1 इंटू x1 ये किधर लेके जाएगा, F1 इंटू x1 किधर लेके जाएगा, देखिए F1 इंटू x1 किस डायरेक्शन में, ऐसे हमने यहाँ पे अटैच कर दिया और इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो F1 इंटू x1 इन एंटी क्लॉकवाइज
F2 भी क्या करेगा, ऐसे हमने कर दिया यहां से, तो अब ये क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्या करेगा F3 क्लॉकवाइज। तो हम इधर लिख रहे हैं F1 इंटू x1 प्लस F2 इंटू x2 इज इक्वल टू F3 इंटू x3। ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। मतलब सिंस एंटी क्लॉकवाइज दो थे और ये क्लॉकवाइज, तो ये आपस में बराबर होगा। ये एक तो फंडा ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि जो हम बोल रहे थे सम ऑफ मोमेंट, मतलब इस पॉइंट के बाद जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0। तो F1 इंटू x1 प्लस, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज था हमने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस माना है, ये भी है F2 इंटू x2 प्लस, और F3 चूंकि क्लॉकवाइज इसलिए मैंने माइनस लिया और ये हो गया x3। अब इसके अलावा कोई भी फोर्सेस नहीं है तो हमने बोल दिया 0। तो यहां से फिर से जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम जो यूज होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट इज to find out location of resultant force। ठीक है, तो ये टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि अभी तक हम जो रिजल्टेंट फोर्स का निकाल रहे थे मैग्नीट्यूड r और थीटा, लेकिन अब हम यहाँ पे x भी निकालेंगे, आगे प्रॉब्लम हम करेंगे। तो ये जो x है दैट इज लोकेशन, क्योंकि कोप्लेनर कॉन्करेंट में सारे फोर्सेस एक पॉइंट से पास हो रहे थे तो उनका रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट से पास होता और एंगल हम निकालते थे। लेकिन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस में क्या होगा कि जितने भी फोर्सेस होंगे सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग होगा। तो अब उनके बीच में हम कहाँ रिजल्टेंट की वैल्यू ले आएंगे, थीटा भी ले आएंगे, लेकिन कहां पे प्लेस करेंगे वो दिखाएगा x। तो हम वहां पे मोमेंट का एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो वही लिखा टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज इन लीवर प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। थर्ड वन इज इन स्टील यार्ड, ये हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में कवर करेंगे। तो आई होप कि आज का आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।